फिजिक्स। मैं हूं अशफाक खान। कल हमने कूलाम का नियम कवर किया था। आज हमारा टॉपिक होगा वैद्युत बलों का अध्यारोपण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। दूसरा टॉपिक हमारा आज का हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र व वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो स्टार्ट करते हैं। कल बताया गया था कूलाम के नियम में कि वैद्युत बल जो होता है वो दो आवेशों के बीच में लगता है। कल हमने बताया था कि मान लेते हैं कोई यहाँ पे Q1 चार्ज है, पॉइंट ए पर रखा हुआ है, पॉइंट बी है, यहाँ पर हमने Q2 चार्ज रखा हुआ है, तो इनके बीच एक इलेक्ट्रिक फोर्स काम करता है जिसका फार्मूला कूलाम ने बताया था F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। और दूसरा था कि इनकी जो डायरेक्शन होती है वैद्युत बल की, ये दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। मीन्स अगर मान लेते हैं पॉजिटिव दोनों चार्ज है, ये भी प्लस चार्ज है, ये भी प्लस चार्ज है, तो पता है हमको कि ये रिपल करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, दूर ढकेलेंगे। तो होगा क्या, अब ये चार्ज इस पर प्रतिकर्षण बल जो लगाएगा वो इसी लाइन के अकॉर्डिंग लगाएगा, दूर ढकेलेगा, लेकिन इसी लाइन पे। ये इसको इस तरीके से दूर नहीं ढकेल सकता, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिशी होगा। अगर ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, तो ये अट्रैक्ट करेगा, लेकिन अट्रैक्ट किस डायरेक्शन में करेगा, इसी डायरेक्शन में करेगा। इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो अब हम आगे बात करते हैं अध्यारोपण के सिद्धांत पे आते हैं। तो अध्यारोपण का सिद्धांत होता है, अभी हमने केवल दो चार्ज के बीच में फोर्स पढ़ा था कूलाम के अनुसार। अध्यारोपण के सिद्धांत में क्या हो जाएगा, कोई पूरा हमारा सिस्टम होगा जिसमें दो से ज़्यादा चार्ज होंगे। अब जब दो से ज़्यादा चार्ज होंगे तो जाहिर सी बात है उनके बीच में आपस में भी फोर्स लग रहा होगा। तो यहाँ पे हम इमेजिन कर लेंगे, मान लेंगे हमारा कोई सिस्टम है ये। अब इस सिस्टम में मान लेते हैं चार चार्ज पड़े हुए हैं, एक हो गया Q1 और एक हो गया Q2, एक हो गया Q3, एक हो गया हमारा Q4। और यहाँ पे हमने टेस्ट करने के लिए कि कितना फोर्स लगेगा इस पॉइंट पर, एक हमने टेस्टिंग चार्ज रखा है। इसको Q0 को हम बोलते हैं परीक्षण आवेश। Q0 को बोलते हैं हम परीक्षण आवेश। अब परीक्षण आवेश का मतलब क्या होता है, जब कहीं पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड टेस्ट करना होता है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है या कितना फोर्स काम कर रहा है, तो वहाँ पे हम परीक्षण आवेश रखते हैं, उसकी चार्ज को बोलते हैं परीक्षण आवेश। इसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, पहली चीज़ तो इसकी क्वालिटी होनी चाहिए, पॉइंट चार्ज होना चाहिए। पॉइंट चार्ज मीन्स होता है कि कोई ऐसी बॉडी हो जो उस पर चार्ज हो और उसके चार्ज को किसी एक पॉइंट पर हम सेंट्रलाइज कर दें, कि पूरे चार्ज को उसको हम एक सेंटर पर मान लें। जैसे एक स्फीयर होता है, अगर हम उसको चार्ज करेंगे तो उसका चार्ज जो होता है पूरे सरफेस पे बाहर चला जाता है, लेकिन उसके चार्ज को हम, ये स्फीयर हो गया, इस पर अगर हम चार्ज करेंगे तो प्लस 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 ये इसके बाहरी सरफेस पे चला जाता है। लेकिन जब हम कहीं पे न्यूमेरिकल चार्ज को पूरा हम सेंटर पे मानेंगे कि जितना भी Q कूलाम का चार्ज है वो सेंटर पर है इसके, तो पूरा स्फीयर जो होगा एक पॉइंट चार्ज की तरह काम करता है। पहली क्वालिटी, ये परीक्षण आवेश क्या होना चाहिए, बिंदु आवेश होना चाहिए। बिंदु आवेश, बिंदु आवेश का मतलब ये नहीं होगा कि बिंदु के आकार का ही हो, कोई भी ऐसा आवेश हो या किसी भी बॉडी का एक ऐसा कोई ऐसी बॉडी हो जिस पर आवेश जो हो उसको किसी पॉइंट पर हम केंद्रित मान सके, वही पॉइंट चार्ज की तरह काम करने लगता है। और दूसरी प्रॉपर्टी ये होनी चाहिए कि टेस्टिंग चार्ज की जो वैल्यू है, इसका मान वो अधिक नहीं होना चाहिए, वो अधिक नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ पे आते हैं, हम अपने टॉपिक पे आते हैं। अब यहाँ पे हमें पता है 5 आवेश हैं, एक Q1, Q2, Q3, Q4 और एक टेस्टिंग चार्ज Q0। अब ये दो आवेशों के बीच में वैद्युत बल लगने लगता है, तो जाहिर सी बात है Q0 पर, Q0 पर Q3 भी फोर्स लगाएगा, Q4 भी फोर्स लगाएगा, Q1 भी फोर्स लगाएगा और Q2 भी फोर्स लगाएगा। बात करेंगे Q1 पे, तो Q1 पे भी Q3 भी फोर्स लगाएगा, Q2 भी लगाएगा, Q4 भी लगाएगा और Q0 भी लगाएगा। अब हमको क्या करना है, किसी एक चार्ज पर बाकी चार्ज की वजह से जितना भी फोर्स लग रहा है उसका हमें टोटल निकालना है। वही है हमारा अध्यारोपण का सिद्धांत। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, कूलाम के नियम के अनुसार हमको Q1 Q2 दोनों चार्ज की वैल्यू पता होनी चाहिए और दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस पता होना चाहिए हमको। तो यहाँ पे चार्ज तो हमको सब पता ही है, बस हम सभी चार्जों के बीच में एक डिस्टेंस क्रिएट कर देते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे कि जो Q1 से Q0 की डिस्टेंस है वो बोलते हैं R01।
1। Q2 से Q0 की जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं हम R02। Q3 से जो Q0 की जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं R03। Q4 से Q0 की जो डिस्टेंस है बीच की उसको बोलेंगे R04। ये हमने चारों चार्ज से Q0 के बीच का डिस्टेंस शो कर दिया। अब अगर कूलाम के नियम के हिसाब से हम Q0 पर सभी आवेशों की वजह से लगने वाले बल का फार्मूला निकालेंगे, तो अगर यहाँ पे हम कर दें कि आवेश Q1 की वजह से, आवेश Q1 के कारण बिंदु Q0 पर लगने वाला वैद्युत बल, ये हमारा हो जाएगा F01। अब वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर फॉर्म में ही हम लिखेंगे। F01 इक्वल हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R01 का स्क्वायर, और यहाँ पे R01 का यूनिट वेक्टर, एकांक सदिश। ये हमारा हो गया आवेश Q1 के कारण Q0 पर लगने वाला विद्युत बल हो गया। ऐसे Q2 के कारण Q0 पर लगने वाला विद्युत बल वो हमारा हो जाएगा F02 वेक्टर इक्वल हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R02 का स्क्वायर और R02 का यूनिट वेक्टर। Q3 की वजह से Q0 पर लगने वाला फोर्स हो जाएगा आपका वेक्टर F03 इक्वल 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R03 का होल स्क्वायर, R03 का यूनिट वेक्टर। इसी तरीके से जितने भी चार्ज होंगे, n चार्ज होगा, Q1 चार्ज की वजह से Q0 पर लगने वाला फोर्स हो जाएगा F0n इक्वल हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R0n का होल स्क्वायर और फिर R0n का यूनिट वेक्टर। तो अब बात आती है कि अगर हमको टोटल फोर्स निकालना है कि टोटल फोर्स कितना काम कर रहा है, तो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। अगर इमेजिन करो कोई बॉडी है, यहाँ पे दो फोर्स काम कर रहे हैं, एक फोर्स इस डायरेक्शन से काम कर रहा है, एक फोर्स इस डायरेक्शन से काम कर रहा है, 5 न्यूटन और ये 4 न्यूटन। तो वैसा तो होगा नहीं कि 5 न्यूटन प्लस 4 न्यूटन हो जाएगा 9 न्यूटन। अब फोर्स में डायरेक्शन भी माने रखती है, तो इसमें देखते हैं डायरेक्शन अपोजिट है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो क्या करेंगे, एक दूसरे को लेस कर देंगे। ऐसे मान लेते हैं अगर कोई पॉइंट है यहाँ पे एक फोर्स इस तरीके से काम कर रहा है और यहाँ पर एक फोर्स इस तरीके से काम कर रहा है। ये हमारा हो गया F1 और ये हमारा हो गया F2। तो इसके लिए करते क्या है, अब दो वेक्टर किसी पॉइंट पर काम कर रहे होते हैं तो उसको अगर सम करना होता है तो वेक्टर सम का रूल अपनाते हैं। वेक्टर सम का रूल अपनाने के लिए हम समांतर चतुर्भुज का नियम अपनाते हैं। समांतर चतुर्भुज का नियम क्या होता है कि अगर किसी पॉइंट पर दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर A है और ये वेक्टर B है, अगर इनके बीच में डायरेक्शन जो है थीटा एंगल पर है, तो इनका जो रिजल्टेंट होता है ये इनके द्वारा बनाए गए समांतर चतुर्भुज के विकर्ण द्वारा शो किया जाता है। इस तरीके से हमने एक वेक्टर ले लिया A, वेक्टर ले लिया B, अब जो समांतर चतुर्भुज नहीं बना था उसकी हमने रचना कर दिया, समांतर चतुर्भुज बन गया। तो यहाँ इस पॉइंट से जो डायगोनल जाएगा यही होगा इनका रिजल्टेंट। तो इसे फोर्स का भी टॉपिक होता है, यहाँ पे फोर्स काम कर रहा हो F1, यहाँ पे F2, इनके बीच का डायरेक्शन थीटा हो, तो इनका जब रिजल्टेंट निकालेंगे तो पहले हम समांतर चतुर्भुज बनाएंगे, उसके बाद फिर इनका रिजल्टेंट निकालेंगे। तो आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। अध्यारोपण का सिद्धांत यही होता है कि अगर किसी भी बॉडी पर कोई भी फोर्स काम कर रहा होता है तो टोटल फोर्स की जो वैल्यू होती है वो अलग अलग जो ना कि बीजगणितीय योग के, उनके सदिश योग के बराबर होता है, क्योंकि उसमें डायरेक्शन भी मेंशन करनी होती है। तो अध्यारोपण का सिद्धांत हमारा कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि आवेशों के किसी निकाय में किसी एक आवेश पर विभिन्न आवेशों के कारण
लगने वाले कुल वैद्युत बल का मान उन आवेशों के कारण उस आवेश पर लगने वाले अलग अलग वैद्युत बलों के सदिश योग के मान के बराबर होता है। कहने का मतलब अगर यहाँ पे मान लेते हैं टोटल फोर्स हमारा काम कर रहा है वेक्टर F, टोटल फोर्स कितना काम कर रहा है वेक्टर F, उसका रिजल्टेंट जो है उसका मैग्नीट्यूड F है और डायरेक्शन वेक्टर से शो किया गया है। तो जो वेक्टर F इक्वल होगा, वेक्टर F इक्वल होगा वो Q1 के कारण कितना Q0 पे लग रहा है, Q2 के कारण कितना Q0 पे लग रहा है, Q3 के कारण कितना Q0 पे लग रहा है, Q4 के कारण कितना Q0 पे लग रहा है, सबके वेक्टर सम के बराबर होगा। तो वेक्टर F इक्वल हो जाएगा वेक्टर F01 प्लस वेक्टर F02 प्लस करते करते जितने भी बाकी चार्ज पड़े हैं, मान लेते हैं n चार्ज है, तो वेक्टर F0n तक, F0n तक। अगर हम कूलाम के बेसिस पे पूरे अध्यारोपण के सिद्धांत को प्रदर्शित करेंगे तो वेक्टर F इक्वल हमारा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R01 का स्क्वायर और R01 का यूनिट वेक्टर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R02 का स्क्वायर R02 का यूनिट वेक्टर प्लस करते 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 जो हमारा nth चार्ज होगा उसकी वजह से जो Q0 पर फोर्स लगेगा वो हमारा हो जाएगा कूलाम के नियम के अनुसार 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपान R0n का स्क्वायर और R0n का यूनिट वेक्टर। यहाँ पे पहले चार्ज की वजह से है तो यहाँ पे Q0 Q1 Q2 Q0 और Q3 Q0 इस तरीके से हो जाएगा। अब इसमें हम देखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q0 सब में कॉमन है, तो अगर हम कॉमन निकालेंगे तो हमको रिजल्ट में क्या मिलेगा, F इक्वल वेक्टर F इक्वल Q0, जिस चार्ज पे टोटल फोर्स की बात करते हैं वही चार्ज कॉमन होता है। अब अगर यहाँ पे Q0 है तो Q0, अगर Q1 पे बाकी चार्ज की वजह से टोटल फोर्स निकालना होता तो यहाँ पे Q1 हमको कॉमन मिल जाता। तो Q0 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन ब्रैकेट हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा Q1 अपान R01 का स्क्वायर और यूनिट वेक्टर हो जाएगा R0n का प्लस यहाँ पे हमारा क्या बचेगा Q2 बाई R02 का होल स्क्वायर और R02 का यूनिट वेक्टर प्लस करते करते लास्ट में हमारा क्या बचेगा Qn चार्ज अपान R0n का स्क्वायर और R0n का यूनिट वेक्टर। ये हमारा हो जाता है अध्यारोपण का सिद्धांत। तो अध्यारोपण का सिद्धांत फिर से शब्दों में अगर हमको डिफाइन करना होता है तो क्या होता है कि कोई चार्ज का सिस्टम मतलब उसमें 2 से ज़्यादा चार्ज पड़े हुए हों तो किसी एक चार्ज पर बाकी चार्ज की वजह से जो लगने वाला जो फोर्स होता है, किसी आवेशों के निकाय में किसी एक आवेश पर विभिन्न आवेशों के कारण लगने वाले विद्युत बल का मान या लगने वाला विद्युत बल उन आवेशों के कारण लगने वाले अलग अलग विद्युत बल के सदिश योग के बराबर होता है। यही हमारा होता है अध्यारोपण का सिद्धांत। आज आप लोगों को वैद्युत क्षेत्र के बारे में बताने वाले थे, लेकिन एक ही टॉपिक में समय ज़्यादा लग चुका है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और फील्ड लाइंस के बारे में हम कल चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।